कई लोग मेरे बारे में ये जानते हैं कि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक रहे हैं और उनकी बहुत सारी प्रोडक्शंस में से एक संग संग चले भी है, जो पाकिस्तान के मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र सुहेल राना के साथ उनकी एक काविश थी। और इसमें एक बच्चों का क्वायर हुआ करता था जो बड़े खूबसूरत और बड़े सिंपल, बड़े प्यारे से नग़्मे गाता था। आज भी वो नग़्मे अगर हम सुनते हैं तो हमें वो गुज़रे हुए दिन याद आ जाते हैं। एंड आई रिमेंबर बीइंग वेरी वेरी यंग, एंड आई थिंक आई वाज़ हार्डली 2 और 3 ईयर्स ओल्ड, जब बिल्कुल उसका लास्ट लेग चल रहा था। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि उनका एक वाइट क्वायर का शलवार कमीज़ था और उसके ऊपर वो एक गोल्डन कलर की गोटे वाली कोटी पहना करते थे, एंड आई रियली वांटेड दैट लिटिल वेस्ट कोट। अच्छा जी, उसमें एक गाना जो सबको बड़ा पसंद था वो था डाक बाबू। डाक बाबू से आप कह रहे होते थे कि मेरा ख़त ले जाओ नानी अम्मा को दे आओ, क्योंकि परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है। एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थाट, क्योंकि एक ज़माने में वाकई हम ख़त लिखा करते थे। हमारे स्कूल्स में भी हमें ख़त लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती थी कि एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, दोस्त को ख़त कैसे लिखना है। किसी शहर में अगर आप सैर व तफरी के लिए गए हैं, गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए गए हैं, तो उसके बारे में अगले को कैसे बताएंगे। अम्मी बताती हैं कि 70s और 80s में पेन पाल्स का भी बड़ा फ़ैशन हुआ करता था। यानी जैसे आज आप फेसबुक पे दोस्त बनाते हैं, उसी तरह दुनिया भर में आपके दोस्त हो सकते थे जिनको आप ख़त लिखा करते थे। आज क्यों ये मैं सारी बातें कर रही हूँ, क्योंकि तकरीबन 150 साल की ये तहज़ीब है हमारी पूरी दुनिया की, और आज इसको सेलिब्रेट करते हैं एज़ द वर्ल्ड पोस्ट डे के हवाले से, यानी ख़त व किताबत का ये सिलसिला जारी रहे। लेकिन आज जब हमारे पास बहुत सारी सहूलतें आ गई हैं, आई विल टेल यू कि हमें क्योंकि ख़त लिखना सिखाया जाता था और हम वो पहली जनरेशन है जिनकी टीनेज में जाके जी ईमेल्स आ गए थे, तो हम लंबे लंबे ईमेल्स भी लिखा करते थे। हमने जो लेटर राइटिंग स्किल सीखी थी हम उसी तरह का ईमेल लिखते थे। लेकिन आज ईमेल बहुत शॉर्ट हो गया है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए होता है। हार्डली दोस्त या फैमिली एक दूसरे को ईमेल करती है। इनफैक्ट हम तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। पहले जी बात आई छोटे से मैसेजेस लिखने की। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके लिए इतने अहम हैं कि आप उनको लंबे लंबे मैसेजेस भेजें, और वो भी कई दफ़ा परेशान हो जाते हैं कि इतना लंबा मैसेज भेज दिया, इसको सुनेगा कौन, इसको पढ़ेगा कौन। तो हम जी अब आ गए हैं इमोटिकन्स पे, यानी छोटे से सिंबल्स जो आपके जज्बात की अक्कासी करते हैं। कोई गमगीन खबर सुनते हैं तो रोने वाली इमोजी भेज देते हैं, दिल टूटने वाली इमोजी भेज देते हैं, खुश होते हैं तो एक हग का यानी एक दूसरे को एम्ब्रेस करने का सिंबल हम भेज देते हैं। क्या होता जा रहा है हमारी कम्युनिकेशन के, क्या इसके अंदर वो आपको लुत्फ़ नज़र आएगा। हमारे बुज़ुर्ग कई ऐसे हैं जो व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल करते हैं, सुबह सुबह आपको एक गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे नाना मरहूम। हर ईद पे हम सबको ईद कार्ड ज़रूर दिया करते थे, जिसमें दुआओं के साथ प्यार के साथ वो कार्ड दिया जाता था। आज ये सारी बातें बड़ी विंटेज लगती हैं, बड़ी पुरानी लगती हैं। लेकिन चलें आपसे भी ये सवाल कर लेते हैं कि क्या कोई ख़त आपने आज तक संभाल कर रखा है जो आपको गुज़रे दिनों की याद दिलाता है। कोई ऐसी अहम लेटर जो आपने ख़ुद लिखा हो या आपने किसी दोस्त से रिसीव किया हो, कोई पोस्ट कार्ड जो आपकी ज़िंदगी में अहम हो, तो ज़रा उसको याद करें और हमें बताएं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सोफ़िया खुर्रम हमारे साथ हैं, ज़बरदस्त राइटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोफ़िया आपकी मौजूदगी का। और कई दफ़ा ये बातें बड़ी किताबी, बड़ी फ़िल्मी लगती हैं कि कोई किसी का ख़त संभाल कर लिखे या रखे, या फिर ख़त लिखने के लिए मेहनत करे। आज तो हम डायरी नहीं लिखते, अपने आप से बातें नहीं करते, तो किसी और को ख़त लिखना तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा जी सफदर हमारे साथ मौजूद हैं, सफदर अली, हु इज़ अ लाइफ कोच एंड अ कंटेंट क्रिएटर। बहुत शुक्रिया सफदर आपकी भी मौजूदगी का। सोफ़िया, अगर आपसे शुरुआत करूँ, क्या कोई ऐसा ख़त है जो पुराना है, शायद उसके जो कागज़ के वर्क हैं उसका रंग भी अब पीला पड़ता जा रहा है, ज़र्द पड़ता जा रहा है, लेकिन आज भी आपने उसको बहुत संभाल कर रखा है? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। पहले तो देखिए, वालेकुम ऐसा सलाम। कुछ सच खत नहीं है, लेकिन हाँ, आई स्टिल हैव माय फादर्स डायरी विथ मी, जिसमें वो लिखा करते थे। उनकी आदत थी अपनी डायरी लिखने की, और ही इज नॉट विथ मी नाउ। तो वो एक मेरी उनके साथ एक मेमोरी है, कनेक्शन है। आई वाज वेरी यंग जब उनकी डेथ हुई थी, तो उसमें उनकी राइटिंग, क्योंकि अब जो अभी आपने बात की, उस हवाले से अगर मैं कहूँ तो हम शायद व्हाट्सएप पे या मैसेजेस पे अपनी फीलिंग्स तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन वो जो हैंड राइटिंग की ब्यूटी होती थी, पेपर पे लिखना, कलम और कागज का जो रिश्ता होता था, वो मिसिंग है। तो मुझे वो डायरी इसीलिए बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें मेरे फादर की राइटिंग है, और वो पढ़ के एक जो एब्सोल्युटली। फीलिंग आती है कि हाँ, उनके अल्फाज हैं या उनकी राइटिंग है, तो आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो।
तो वो बिल्कुल मुझे याद आ मैं रहा है आपकी अग्री बात करती से ना, मेरे नाना हम सबको हैंड राइटिंग पे बहुत डांटा करते थे। यानी हम अगर हाँ, गर्मियों की छुट्टियां गुजारने गए बिल्कुल, तो दो तीन चीज़ें बड़ी पर्टिकुलर होती थी। वोकेबलरी को बेहतर करने के लिए वो हमसे कहते थे कि डॉन न्यूज़पेपर की हेडलाइन ज़रूर पढ़नी है, और उस पर वो हमें क्विज़ किया पढ़ो करते थे। कभी बिल्कुल, अचानक से किसी चीज़ की स्पेलिंग पूछ लेते थे। 7 बजे पीटीवी पे अंग्रेज़ी का ख़बरनामा आता था, उसकी हेडलाइन सुननी ज़रूरी होती थी। और अंग्रेज़ी और उर्दू की ख़त्ताती, यानी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अंग्रेज़ी की मेरी हैंड बिल्कुल। राइटिंग अच्छी है, उर्दू की मैं बहुत बुरी हैंड राइटिंग है। यही सवाल अगर सफदर के पास लेके आओ, सफदर कोई ऐसा ख़त है जो आज तक संभाल के रखा है? वसी शाह साहब का शेर है, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। कहते हैं कि यादें सब तुम्हारी समंदर को सौंप दी और कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे खत। उन खतों का लम्स वाह! मौजूद है, खत मौजूद नहीं। बात ये है कि खत दर्द की जब हाय! शक्ल इख्तियार करता है तो उन खतों को रखकर क्या करेंगे? चाहे वो किसी अपने ने लिखे हों या किसी अपने जैसे ने लिखे हों। तो जहाँ तक खत कभी की कभी बात है वो तो गुस्से मैंने में कोई खत खत फाड़ा है? यानी जैसे आपने कहा कि जी। पहले कोई खत बड़ा एक अलग जज़्बात को गुस्से में एक खत लेके नहीं आता फाड़ा, था, कई बड़ी खत फाड़े खुशी हैं। होती थी उसको बार-बार पढ़ने की, लेकिन जब ताल्लुक़ ख़त्म हुआ तो जैसे आपने हवा की बात की, तो फाड़-फूड़ के जला-जुलू के कोई फेंका तो नहीं है खत कभी? जी, वही वही तो अर्ज़ किया, कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे खत। एक खत नहीं, कई खत फाड़े हैं। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, अच्छा। मैं उनके लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ है, वो वैसे कमोबेश सभी का होता है, जिनका ना भी हो वो उनका भी ताल्लुक़ होता ही है कहीं न कहीं लिखने से भी और पढ़ने से भी। बात ये है हुँ। कि मैं किताब लिखा हूँ पहला ज़ख्म, उसमें एक पूरे का पूरा पोर्शन है जो मुख़्तलिफ़ लोगों ने मुख़्तलिफ़ लोगों को लिखे हैं। बेटी ने माँ को लिखा है, माँ ने बेटी अच्छा। को लिखा है, बेटे ने माँ को लिखा है, बाप ने बेटे को लिखा है। 1-2 जो उसमें सतरें हैं, ये जो 1-2 लाइन्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। बेटी ट्रैवल करके जा चुकी है बैरून मुल्क और अपना घर बसाने के लिए, और माँ की हुँ। जानिब से उसे खत मिलता है कि बेटा तुमने घर गृहस्थी को नहीं छोड़ना, घर को सँभाले रखना है। तो बेटी ये बात जी। कहती है कि माँ, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर मुसलसल बारिश होती रहती है, और इस बारिश में मुझे वो बारिश याद आती है जब मैं छोटी-सी छपड़ी लगाकर पकड़ा करती थी उन छोटे-छोटे परिंदों को, खुसूसन चिड़ियों को, जी। जिस पर तुम मुझे रोका करती थी, डाँटा करती थी और प्यार से कहा करती थी, नहीं बेटे, आज़ाद लोगों को कैद नहीं किया जाता। माँ, तुमने मुझे परदेस भेजकर हुँ। आज़ादी तो दे दी है, लेकिन ये ऐसी आज़ादी है जो मुझे कैद कर गई है, और ये कैद बुनियादी तौर क्या पर बात तुमसे है! दूरी की अच्छा, कैद ये है। बड़े तो सेंटिमेंटल बातें ये होती हैं ये जिनको जब खत आप है, पढ़ते हैं तो ये यकीनन खत है। आप भी उस कैरेक्टर में चले जाते हैं। अच्छा सफदर, मैं एक कॉलर हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी बात सुनते हुए फिर वापस आएँगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी, रियाज़ साहब क्या कहेंगे? बात यह है कि आज आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आई हैं, और मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो मेरे वालिद साहब मस्कत में थे, और वहाँ से जब डाकिया खत आता था या कैसेट आती थी, उसमें वालिद साहब बात करते थे हम सब के लिए, एक एक शख्स से। फिर हम जो है वो खत जो है, जब डाकिया हमारे घर देने आता था तो उस जमाने में 10 रुपए उसको देते थे, तो वो डाकिया भी खुश होता, और हम खत को ऐसे खुश होते थे कि मैं आपको क्या बताऊं। तो उसका मजा ही अलग था। अब तो मतलब अब तो बड़ा अच्छा हो गया कि एकदम मैसेज चला जाता है, लेकिन वो जो मजा था ना, वो जो खत का मजा था, वो इसमें नहीं है। तो ये है कि अपने कहते हैं हर चीज का अपना अपना एक मजा है, और मैंने भी बहुत खत लिखे, मतलब अपनी लाइफ में मैंने बहुत ज्यादा खत लिखे। तो इस चीज का वो मजा अब नहीं है जो आजकल के दौर में है। ठीक है, ये बहुत फैसिलिटी हो गई है, एक सेकंड में बंदे को एक दूसरे की आवाज। अच्छा, मैं आपको बताऊं रियाज साहब, आपकी बात से मुझे याद आ रहा है, जैसे आपने कहा ना कि ख़त में अब खुशी का पैगाम है या कोई दुख की खबर है, ये पता नहीं चलता यकीनन जब तक आप उसको खोल कर ना देखें। तो कहा यह भी जाता है कि पुराने ज़माने में जो टेलीग्राफ या चिट्ठी दी जाती थी, और उसमें अगर कोई बुरी खबर है, किसी की फौतगी की खबर है, किसी के बीमार होने की खबर है एट्सेट्रा, तो उसका कोना फाड़ दिया जाता था ताकि आप मेंटली थोड़े प्रिपेयर हो जाएं कि कोई परेशान कुन खबर आने लगी है। और क्या यानी ये विंटेज बातें
हैं, आज के ज़माने में तो बड़ी अजीब सी लगती हैं। आज तो हम झटपट विंडो खोल लेते हैं, उसकी पहले ही नोटिफिकेशन आ जाती है, तो तैयार हों या नहीं तैयार हो, वो बिजली आप पे गिरती है। मगर आपने जो बात की बड़ी खूबसूरत बात है, शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा जी, हम अच्छे बुरे ख़तों की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा ख़त जो आपको गमगीन कर दे या जिसका लुत्फ़, जिसकी लज्जत आज भी आपको महसूस हो, आपके वालिदैन का लिखा हुआ या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का लिखा हुआ कोई ख़त या उनके हाथ से लिखी हुई कोई भी चीज़ जो आज भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सेंटिमेंटल वैल्यू रखती है। अच्छा जी, आपको बताएं कि हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं वासिफ़ मज़हर, हु इज़ ऑल्सो अ ट्रेनर, फैसिलिटेटर एंड ओडी कंसल्टेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की दुनिया से आपका ताल्लुक़ है। वासिफ़, आप बताइए कि अक्सर जो लीडर्स के खतूत हुआ करते हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। यानी जो साबिक वज़रा हैं, साबिक हेड्स ऑफ स्टेट हैं, उनके लिखे हुए ख़त आज भी उनकी फ़िलॉसफ़ी, उनके आउटलुक, उनका नज़रिया और उनके लीडरशिप स्टाइल को डिपिक्ट करते हैं। क्या अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं बिज़नेस के या स्टूडेंट्स हैं लीडरशिप स्टडीज़ या पॉलिटिक्स के, इन ख़तों को स्टडी करते हैं? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए सिद्रा। जी बिल्कुल, आज भी वो स्टडी होता है और आज जैसे कि आपने कहा, स्पेशली जो लीडरशिप के लोग होते हैं जो कि कम्युनिकेशन में बिलीव रखते हैं अपनी टीम के साथ, अफराद के साथ, वो खतूत आज भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल होते हैं। हेड ऑफ़ स्टेट्स की तरफ से आया हो या वो स्पेशली खतूत या वो लेटर्स जो एक हेड ऑफ़ स्टेट ने दूसरे को लिखे हुए हैं। कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। हमारे माजी के अंदर हमारे मुल्क के बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने बाकी ममालिक के साथ जब रवाबित इस्तवार किए और उनके साथ कम्युनिकेशन रखी, तो उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्पेशली जैसे आपने कहा, फ़िलॉसफ़ी बहुत ज़्यादा डिपिक्ट होती है। हमें मालूम पड़ता है कि किसने किसको किस अप्रोच के साथ लिखा और उसका कितना फ़ायदा हुआ। जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं बड़े अज़ीम रहनुमा हमारे जितने गुज़रे हैं, उनकी जो आप बीती होती है, दे आर टाइम्स व्हेन दे गेट देयर टाइम। मिसाल के तौर पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब प्रिज़न में मौजूद थे, उन्होंने बहुत सारे खतूत लिखे सियासी तौर पे। यकीनन वो अपने साथियों को और ख़ास तौर पे अपनी साहबज़ादी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को तैयार कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद उनको मौका नहीं मिल सका, उन्होंने उन खतूत के ज़रिए उन तक पहुँचाई। सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत होती है और ख़ास तौर पे कैथारसिस की बात की जाती है। सोफ़िया, क्योंकि आपका लिखने से ताल्लुक़ भी है, आज जो आपने कहा कि वो कलम, वो दवात, वो कागज़ पे हमारा लिखना बहुत कम होता चला जा रहा है, इसकी वजह से क्या हमारी पर्सनालिटी, हमारा इन्फॉर्मेशन को और तज्ज़िया करने का जो हमारा अंदाज़ था, सलाहियत थी, क्या वो भी उसको ज़ंग लगता जा रहा है? देखिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल असरअंदाज होती हैं, क्योंकि जब आप अपना जो भी आपका माइंडसेट है वो दौर के हिसाब से बदलता चला जाता है। आप पहले वही वाली बात मैं कहूँगी कि अभी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि हमारे बड़े हमारी वोकैबुलरी की, हमारी राइटिंग की, इन सब पे बहुत तवज्जो देते थे। अब आज अगर आप बच्चों पे इस चीज़ की तवज्जो देते हैं तो उन्हें लगता है कि टाइप ही तो करना है, बिकॉज़ उनके लिए अब वो वर्ड्स जो हैं एक डिजिटलाइज हो चुके हैं कि उनको टाइप ही तो करना है, उनकी फीलिंग्स नहीं अटैच होती उससे। जबकि कोई भी कम्युनिकेशन, अगर आप तहरीरी कम्युनिकेशन किसी भी ज़ाविये में कर रहे हैं, चाहे आप अपने दोस्त से कर रहे हैं या ऑफिशियल वे में कर रहे हैं, तो अगर वो तहरीरी होता है तो उससे फीलिंग्स अटैच होती हैं। अदरवाइज आपके लिए वो एक डिजिटल वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ लेते हैं और आप उसको अपने हिसाब से कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं। तो इसका असर पड़ रहा है और इसमें जो है अच्छा, और ये मेरे ख़्याल में स्टूडेंट्स पे भी आप देख सकते हैं। यानी वो पहले जिस रवानी से लिखने की तलाहियत होती थी, कोविड में हमने देखा कि हमारा तमाम जो पढ़ने लिखने का अंदाज़ था वो भी ऑनलाइन हो गया। अब हम स्टेटमेंट्स नहीं लिखते, एसेज नहीं लिखते, डिस्क्रिप्टिव चीज़ें नहीं करते, MCQs पे चले गए। तो हर चीज़ इंफॉर्मेशन को रिटेन करना और उसको रिप्रोड्यूस करना हमने इंस्टेंट बना दिया है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर सफदर ये बात की जाए कि हम अपने जज्बात से डिस्कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब आपको अल्फाज को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, हम उसके लिए एक इमोजी ढूंढ लें और हम समझें कि जी हमने मोहब्बत का इजहार भी कर दिया, हमने खफगी का इजहार भी कर दिया और हमें कुछ लिखने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इवेंचुअली क्या आपको नहीं लगता कि हमारी ये जो एबिलिटी है टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स वो ख़त्म हो जाएगी? सैफुद्दीन सैफ साहब का शेर है, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं।
मसला या मामला ये है कि चूंकि अंदाजे बयां में फ़र्क आ गया। आपने जिस तरह से इमोजीज का जिक्र किया वो अंदाजे बयां ही है, लेकिन वो कम्युनिकेशन का जाने कौन सा ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से आप आंखों से भी मोहब्बत दिखा रहे होते हैं, आप मुस्कुरा कर भी मोहब्बत दिखा सकते हैं, या इवन दो कि आप उल्टी अगर मुस्कुराहट होगी इमोजी के ज़रिए से तो उससे पता चलेगा कि मैं नाराज़ हूँ, लेकिन फिर भी बात करने का मार्जिन हाँ, मौजूद है। तो ये एक नई कम्युनिकेशन सही। डेवलप हुई है। या इमोजी एक ऐसा भी है हुँ। जिसके ज़रिए से आँखों पर दिल लगे हुए मौजूद होता है। तो बात करने का मकसद ये है अच्छा कि ये लेकिन ट्रेंड चेंज हुआ है, हाँ। कम्युनिकेशन का तरीका तब्दील हुआ है। लेकिन अगर सफदर खत ये की आपको बात की जाए मुश्किल में भी डाल सकता है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कल्चरल डिफरेंसेस की भी मैं चाहूँगी कि आप इसमें गुफ्तगू ज़रूर करें। यानी अगर आप वेस्ट में देखें वहाँ पे दिल की इमोजी भेज देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मिडल ईस्ट में मैं हाल ही तौर पे सुन रही थी कि अगर किसी बॉस ने किसी प्रोफ़ेशनल सेटिंग में किसी कॉलीग ने अगर आपको दिल भेजा तो ये बाकायदा हरासमेंट है, ये एक ऑफ़ेंस है और आप इसको रिपोर्ट करके अगले को जेल भी भिजवा सकते हैं। ये बात आपकी ठीक है, कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं उनका तो ज़ाहिर है ख्याल किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वेस्ट की चीज़ें हमारे कल्चर के साथ या वेस्ट का कल्चर हमारे कल्चर के साथ मदगम हो रहा है, अगर उसको देखा जाए तो फिर तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर तो कल्चर को देखा जाए तो फिर जो ख़त-ओ-किताबत का कल्चर था, मैं आप बड़ी हैरान हो शायद इस बात पर, हमारे सुनने वाले भी हैरान हो कि नदीम राजा हमारे दोस्त हैं, शायर हैं, वो मुशायरे में रिसेंटली गए, तो वहाँ पर एक बच्ची ने, एक लड़की ने, बेटी ने उन्हें शायरी दिखाई कि सर मैं ये शायरी करती हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है कि जब मैं शायरी की किताब या कुछ भी लिखा हुआ घर लेकर जाती हूँ तो मेरे पेरेंट्स डाँटते हैं और उन्हें ये शक गुज़रने लगता है कि पता नहीं मैं कौन-सी एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो गई हूँ। तो मुझे बताएँ कि मैं कैसे कैरी कर सकती हूँ शायरी को, या पढ़ कैसे सकती हूँ, किताब कैसे पढ़ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि क्या आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल की इजाज़त दी हुई है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मोबाइल का तो मसला हुँ। नहीं है। तो उनका बेटे फिर बात ये है कि अगर मोबाइल का मसला नहीं है तो मोबाइल में किताब पढ़ लिया करो, मोबाइल में ही लिख लिया करो और मोबाइल में ही जो है वो सारी शायरी को भी रिकॉर्ड कर लिया करो। तो ये अंदाज़े फ़िक्र हो चुका है हमारा एज़ अ सोसाइटी भी। आप देख लीजिए किताब को बुरा समझा जाता है, शायरी को बुरा समझा जाने लग गया, या बुरा ना समझा जाए यानी बच्चों के लिए उस जो इज़हार है उसका, जो बच्चे कैथारसिस करना चाहते हैं अपना, उसका कहीं न कहीं इज़हार बुरा समझा जाने लग गया कि शायरी या शायरी की किताब या कोई भी ऐसी चीज़ अगर घर में मौजूद होगी। खुद हमारे वालिदैन ये समझते थे, मैं ज़ाती तौर पर आपको मिसाल देता हूँ, सिर्फ़ नाना-अबू हमें कहते थे, यार किताब पढ़ा करो, नॉवल पढ़ा करो, खत लिखा करो, खत के जवाब जब आया करे, तो जवाबन खत लिखा करो। वो हमसे अपने आप को खत लिखवाया करते थे, ठीक है? वो कहा करते थे कि इसमें अपनी मोहब्बत का इज़हार या इसमें अपनी राय का इज़हार दो। मुझे आज भी याद है कि मैंने उन्हें खत में लिखा था कि वो जो फलाँ गमला है सफदर वो मुझे लगता गमला है मेरे कि से जो ज़राए इब्लाग़ है ना, आपकी बात को अगर मैं इस तरह समझ पाऊँ कि जो भी अननोन चीज़ होती है, बच्चों की एक्टिविटीज़ के बारे में पेरेंट्स हमेशा से थोड़े होशियार होते हैं, थोड़ा उस पे तवज्जो दे रहे होते हैं कि कोई ऐसी बात तो नहीं है। और पहले ज़माने में, क्योंकि अगर आज से 10-15 साल पहले की बात की जाए, जब हमारा बचपन था तो इंटरनेट नहीं था, तो लोगों को लगता था कि कोई ऐसा मवाद जो हमारे लिए हमारी एज के हिसाब से मौजू नहीं है, एज अप्रोप्रिएट नहीं है, वो शायद किताबों मैगज़ीन्स के ज़रिए ही कोई थॉट हमारे जहन में पहुंच सकती थी। आपको याद होगा कि उस ज़माने में बड़ा यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि बच्चों का रिसाला आँख मचोली या नौनिहाल हुआ करता था और हमें भी रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ने की इजाज़त होती थी। लेकिन कई ऐसे डाइजेस्ट थे जिनको बड़ों की किताब समझा जाता था कि भाई ये मौजू नहीं है। अखबार जहाँ या द मैग हमें छोटी उम्र में हम तक नहीं पहुँचने दिया जाता था, बल्कि सप्लीमेंट्स आते थे, यंग वर्ल्ड आता था तो हमें डॉन में उसको पढ़ने की इजाज़त हुआ करती थी, बिकॉज एज अप्रोप्रिएटनेस बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज भी कहीं ना कहीं हमने उसको कैरी फॉर्थ किया है, लेकिन इस बात को हम भूल गए कि अब बच्चों को बहुत सारा ऐसा मवाद ऑनलाइन और इधर उधर मिल सकता है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, लेकिन वेरी क्विकली वासिफ आपसे पूछना चाहूँगी कि जब तक हम हर चीज़ ख़तों किताबत से लिखते थे, तो जैसे हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं, पेरेंट्स हमारे बताते हैं कि उनकी वर्क लाइफ भी आसान थी, कि बॉस ने अगर कोई चीज़ उनको कहनी है, कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो वो रिटन फॉर्म में होती थी, वो फॉर्मल लेटर के तौर पे होती थी जिसके सबूत मौजूद थे। आज आप कई बातें ऑफलाइन कर रहे होते हैं, यानी आपको कई अप्रूवल्स व्हाट्सएप पे मिल रहे होते हैं, ईमेल पे भी नहीं आ रहे होते। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान फंस जाता है कि बॉस की इस इंस्ट्रक्शन को मैं फॉलो करूं या ना करूं, और ख़ास तौर पे अगर उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं और वो बहुत अहम डिसीजन है। आपका क्या मशवरा होगा? आई थिंक टाइम के साथ साथ कम्युनिकेशन मेरी नज़र में बहुत इजी हो गई है। ख़तो किताबत आसान था, लिखना जज्बात का शेयर करना आसान था, बट आज की कम्युनिकेशन मुझे लगता है आसान है। ऑल्दो आई एम अ मिलेनियल, मैंने
वो दौर भी देखा है जहाँ पे आपने तालीम और तरबियत की बात की और मैगजीन्स की बात की, बट अभी वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है कम्युनिकेशन आसान है। अगर आपके बॉस आपको कह रहे हैं कि कोई अप्रूवल स्लैक के ऊपर आ रहा है या व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप का बिजनेस वर्जन भी है, तो बहुत सारे इदारे, बहुत सारे अफराद उसका बिजनेस वर्जन इस्तेमाल करते हैं। ईमेल की कम्युनिकेशन और भी आसान हो चुकी है, तो मुश्किल से ज़्यादा मुझे आसानी दिखती है उसके अंदर, क्योंकि आप अपने बॉस के साथ अगर बात कर रहे हैं और उसका कम्युनिकेशन का मीडियम भी व्हाट्सएप हो गया है और आपके लिए भी वही हो गया है, तो अब आपके लिए अप्रूवल कागज़ पे लेके जाना, उसका फॉलोअप करना, उसकी कॉपी संभाल के रखना, वो सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि शायद कुछ दिक्कत क्रिएट कर सकती थी किसी लेवल पे। अभी आपके फ़ोन में एक लेकिन कैम स्कैनर वासिफ, है। अगर कोई तनाज़ा हो, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे अगर खुदा ना खासा कोई ऐसा बिजनेस डिसीजन लिया गया है जो बाद में बैकफायर कर जाए और उसकी ज़िम्मेदारी कोई कबूल नहीं करना चाहता, तो बहुत आसान नहीं है पलट जाना कि नहीं जी ये इनफॉर्मल था, इसमें तो मैंने सिर्फ इमोजी बना के मुस्कुराहट भेजी थी, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि मेरी तरफ से अप्रूवल है, आपने इसको कैसे जाने दिया। इस तरह का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है? बहुत सारे इदारों के अंदर सिद्रा अभी नेशनल लेवल की भी जो हमारी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे पास एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, यानी कॉन्डक्ट जो आपको ये वाजे कर रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे चलेगी। अगर व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन बिल्कुल। को फॉर्मल समझा जाएगा तो वो डिसीजन कैसे होगा, इनफॉर्मल है तो वो कैसे होगा, कौन से ऐसे डिसीजन है जो व्हाट्सएप पे नहीं लिए जा सकते, या जैसे आपने शुरू में मिसाल दी थी कि हम कौन से इमोजीज भेज सकते हैं और कौन से नहीं भेज सकते, तो इदारे अब उस मेच्योरिटी की तरफ Yes. गामजन हैं, चल पड़े हैं, जहां पे हमने इन चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट भी कर दिया हुआ है और लोगों को कम्युनिकेट भी कर दिया हुआ है। वो अवेयरनेस विद बिल्कुल पैसेज सही, ऑफ आपने बिल्कुल सही कहा कि कौन से फॉर्मल कॉम्स की लाइंस हैं, कौन सी इनफॉर्मल हैं, टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए। आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट के बहुत सारे ममालिक ने ये फैसला भी किया है कि आफ्टर आवर्स में या वीकेंड पे बॉस या लाइन मैनेजर आपको मैसेज नहीं कर सकता, वो आपका पर्सनल टाइम है और यकीनन उसमें मदाखलत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के रूल से माशाल्लाह अभी हम बहुत दूर हैं। हमारे यहाँ वही मिसाल है कि नौकरी की तो नखरा की। आई एम सो सॉरी, आप लोगों को बताते चलें कि मैं तैयारी कर रही हूँ जी, कल 10 अक्टूबर है, 10/10 की तारीख़ है और यकीनन हम सेलिब्रेट करने वाले हैं द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ऑल्सो पुटिंग अ वेलनेस मीट अप टुगेदर, जो कि बाय इन्विटेशन ओनली है। रजिस्ट्रेशंस अब क्लोज़ हो चुकी हैं, मगर टीम की तरफ से बहुत सारी उसके ऊपर अपडेट्स आ रही हैं। बात हो रही थी जी ख़त व किताबत की, बहुत सारे ऐसे ख़त हैं। आपको याद है बचपन में स्कूल्स में हमारे पास एक स्लैम बुक हुआ करती थी, और वो स्लैम बुक का भी एक तरीका था, क्योंकि अगर हम अगली क्लास में जा रहे होते थे, ब्रांच बदल रही होती थी, या ओ लेवल्स ए लेवल्स की तफरीक हो रही होती थी, मैट्रिक में आप होते थे, तो उन सारे दिनों में आप वो स्लैम बुक इकट्ठी करते थे एट द ईयर एंड, जिसमें उस वक्त का एक मुझे लगता है कि टाइम कैप्सूल बन जाता था। कोई नई ख्वाहिशात अगले के लिए रखना, कोई जोक शेयर करना, किसी को आप कहाँ देखते हैं जाते हुए, अपना फेवरेट कलर, अपना फेवरेट स्टार, एट्सेट्रा हम उसमें फिल करते थे। आई थिंक वो भी ख़त व किताबत की ही किसी उसमें आता है, बिकॉज आजकल के बच्चे ये वाली एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते। सोफिया, आपको याद है क्या आपने स्लैम बुक्स फिल की थी बचपन में? बिल्कुल, बचपन में नहीं, बहुत बड़े होके भी की थी। इनफैक्ट जो है हमारे मेरी कॉलेज लाइफ में जब मेरा जी। जो समझ लें हमारा टीनेज एंड देन कॉलेज लाइफ एंड देन यूनिवर्सिटी, उस वक्त तक भी हम ये व्हाट्सएप और इतने फ्रेंडली नहीं थे, व्हाट्सएप फ्रेंडली या मोबाइल फ्रेंडली नहीं थे, तो हम इसी तरह स्लैम बुक तो बहुत ही कोई एक इमोशनल एलिमेंट हुआ करता था हमारी स्टूडेंट लाइफ का, कि उसमें सबके फेवरेट कलर बिल्कुल। और फिर वो रोटेट करती थी पूरे ग्रुप में, और बाकी भी सेम इट वाज लाइक वो एक जो है मैनुअल फेसबुक था हमारे दौर का। और तो कितना उसको उसमें जो पर्सनलाइज़ करने की कोशिश करते थे कि आपने उसको बहुत कितना ज्यादा सजा सवार के बनाया है क्रिएटिविटी से। फिर वो जो आपकी लाइन होती थी, अगर आप नंबर 8 हैं और आप हर जगह अपना जवाब नंबर 8 से दे रहे हैं, तो आपकी कोशिश होती थी कोई बहुत ही डिफरेंट कलर का मार्कर आप यूज़ करें ताकि आप सबसे एग्जैक्टली। मुनफरिद नज़र आएँ। आई मीन दोज़ वर तो सच उससे क्यूट मुझे अभी मेमोरीज़, भी पढ़ने में बहुत मजा आता है। अभी भी मैं है ना? मेरे पास है मेरी फिल्म बुक्स, तो उन्हें अभी भी मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वो एक बहुत ही इमोशनल एलिमेंट है मेरी लाइफ का, जो मैं मेरे ख्याल से खुद से डिटैच नहीं कर सकती उसको। एब्सोल्युटली। अच्छा सोफिया, एक कॉलर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। उनसे भी यही सवाल करूँगी कि क्या कभी उन्होंने ख़त लिखा है, स्लैम बुक भरी है, और क्या सेंटिमेंटल वैल्यू है इन खतूत की। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा लुबना बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं?
कैसी हैं लुबना आप? अरे आपने तो घर की कहानी छेड़ दी, मेरा तो बचपन ही केमाड़ी में आप समझ लें पोस्ट ऑफिस में ही गुजरा है। मेरे नाना पोस्ट मास्टर थे और समझ लें एक दरवाजा घर के अंदर, एक दरवाजा पोस्ट ऑफिस में होता था। तो वो इतनी प्यारी मेमोरीज है मेरे लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो जो स्टैंप लगती थी और वो समझ लें मेरे जहन में वो पूरी 79 की आप समझ लें पूरी स्टोरी छप गई है। क्या बात है। लुबना, आपको याद है पहले ज़माने में जहाँ लोग कॉइन्स कलेक्ट करते थे वहाँ पोस्टेड स्टैम्प्स भी कलेक्ट किए जाते थे, जो पेन पाल्स होते थे। अगर कोई शख्स बाहर रहता है तो बड़े हम प्यार से, मुझे आज तक याद है वो रुई, मेरे मामू क्योंकि अमेरिका से हमें लेटर्स लिखा करते थे, तो मैं बड़ी मेहनत के साथ ना वो रुई को गीला करके और आहिस्ता आहिस्ता उस पोस्टेड स्टैम्प को रिमूव करते थे ताकि वो वैसे ही रहे। बिल्कुल सही कह रही हैं। और सिद्रा, मैं आपको बताऊं कि मेरी बेटी है एक, जो मेरी मतलब वो शादी हो गई माशाल्लाह, तो उसकी पूरी डायरीज है और उसका एक कार्टन है मेरे घर में और उस पर लिखा हुआ है डोंट टच। इतनी वो डायरीज लिखती थी। क्या बात है। और वाकई खत का ज़माना बहुत प्यारा था और बहुत मैं 89 से लेकर 2000 तक मैं सऊदी अरब में थी, तो मेरी नानी और मेरी अम्मी मुझे खत लिखा करते थे, तो वो जो मैं बार बार पढ़ती थी सिद्रा उसको। अभी हम हाँ, और उसमें आज भी आपको ऐसा लगता है कि उस तहरीर में अपने उन लोगों की खुशबू सुंघाई आपको देती है और बड़ी पुरानी यादें आती हैं। बहुत शुक्रिया लुबना कॉल करने के लिए। अच्छा, हम जहाँ ये बातें कर रहे हैं, सफदर जल्दी से बताएं, पहले ज़माने में महबूब को भी और शुरू में वो जो पहली लड़कपन की पहली मोहब्बत होती थी उसको भी कुछ रुक्का या ख़ती लिखा जाता था और अगर वो पकड़ा जाए तो फिर वबाल हो जाता था और आप छत पर एक दूसरे को फेंक रहे होते थे। ये हमने बहुत सारी ड्रामे और कहानियों में देखा और सुना है। कभी ऐसा कोई खत पकड़ा गया है आपका? हम बहुत जालिम हैं, आप ऐसे सवाल कर रहे हैं कि घर वालों ने पूछना है ये तुम करते क्या रहे हो। और मेरे फॉलोअर्स ने भी पूछना है। मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ। आई वाज इन मेडिकल कॉलेज, शेख जायद मेडिकल कॉलेज, 2012 की बात है। शी वाज माय सीनियर और बहुत अच्छी कुलीग थी, बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी, दोस्ती थी। तो उन्होंने खत लिखने का, जो मुझे खत लिखा, ईद कार्ड बेसिकली उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने कहा कि इस ईद पर सोए नहीं रहना, तो उन्होंने ईद कार्ड दिया। तो वो कोई ऐसा उस वक्त में कोई पेन था, अभी भी है, कि वो लिख दिया और उसके बाद उसके ऊपर वो नियॉन लाइट जब लगाई तो फिर लिखा हुआ नजर आता था। उससे पहले जितने भी खत थे वो या तो कलम दवात वाली स्याही से लिखे हुए थे या फिर डॉलर की एक स्याही आती थी उससे लिखे होते थे, डॉलर के पेन से या बाल पेन से लिखे होते थे। अच्छा, वो वाला जो था ना वो बहुत डिफरेंट था। वो मेरे पास शायद अभी भी कहीं पड़ा हुआ हो और उसमें सिर्फ एक ही बात थी कि अली, मैं बस तुम्हें एक ही बात कहना चाहती हूँ कि इस ईद पर तुमने सोए नहीं रहना। आप लिटरली यकीन कीजिए कि मैं उसे बार बार लाइट लगा के देखता था कि यार ये इसने क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। तो मुझे बताएं कि कई लोग जो अच्छा लिखते हैं उनसे लोग मदद भी लेते थे अपने लव नोट्स लिखवाने के लिए, लव लेटर्स लिखवाने के लिए। कभी ये खिदमत आपने किसी दोस्त के लिए? एक लाइन मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मुझसे किसी लड़के ने कहा, वो दोनों लोगों की अब शादी हो गई है, मुझसे किसी मेरे क्लास फेलो ने कहा कि यार मैं खत लिखना चाह रहा हूँ, इज़हार मोहब्बत करना चाह रहा हूँ, तो मुझे कोई लाइन बताओ। तो मैंने कहा यार आप ये लिखें कि मुझे तुम ही बताओ कि मैं तुमसे इज़हार मोहब्बत कैसे करूँ। क्या बात है। देखें आप ना अपनी काहिली को भी क्या खूबसूरत मोड़ दिया है कि मैं सोचना ही नहीं चाहता कि मैं क्या बताऊं और आपने उसको भी एक ट्विस्ट दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सफदर हमारे साथ मौजूद थे, सोफिया और वासिफ। वक्त का मुकाबला सख्त, लेकिन तहरीरों की क्या ही बात है। इफ़ समबडी कैन ब्रिंग वन ट्रेंड बैक, वो ट्रेंड यही होना चाहिए कि हम एक दूसरे को ख़त लिखना शुरू कर दें और अपनाइयत के साथ ये तहरीरें हम सदा संभाल कर रखें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला कराची स्टूडियो से आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।